नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम देखने वाले हैं सीसैट का सिलेबस फॉर 2024 वाले प्रीलिम्स के लिए। तो आज के जो सिलेबस में हम देखने वाले हैं मैथ कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, इसको कैसे टैकल करना चाहिए और हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। क्योंकि मैंने 2 बार सीसैट को क्वालिफाई किया है, हालांकि मैंने ज़्यादा स्कोर नहीं किया इसमें और 80-85 के बीच में ही रहा है। बट फिर भी मैंने सोचा इस बार जो भी लोग कहते हैं, जैसे कि मैं नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाली हूँ, तो काफ़ी लोग भी ऐसे ही होंगे जिनका कभी मैथ 10th के बाद रहा नहीं होगा या कभी मतलब किया नहीं होगा अच्छे से, या ऐसे भी हो सकता है कि था बट अच्छी कंसेप्ट उनकी कभी रही नहीं है या उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से उनके सीसैट में दिक्कत आती है। तो हम जैसे लोगों के लिए ही कैसे अप्रोच होना चाहिए वो मैं बताऊंगी। मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरा सीसैट कभी निकलेगा या मैं कभी क्वालिफाई भी हो जाऊंगी, लेकिन हुआ क्योंकि अप्रोच जो था वो सही था। और आज भी अगर मैंने काफ़ी दिन से प्रैक्टिस नहीं की है सीसैट की, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि जो मेंस था उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ऑप्शनल और जीएस इसके चक्कर में मैंने नहीं की है। बट जिन्होंने भी आज तक प्रीलिम्स के बाद सीसैट को टच भी नहीं किया है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और मैंने टाइम भी यहाँ पे लिखा है, 4 आवर्स फरवरी में देने ही देने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगी। और 5 आवर्स आपको मार्च में देने पड़ेंगे और अप्रैल में 6 आवर्स बढ़ाने हैं विथ प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है सीसैट में। हालांकि ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, पेपर है, फिर भी अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो हम मेंस नहीं लिखेंगे, और मेंस नहीं लिखेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम इंटरव्यू ही नहीं देंगे ना। तो इसीलिए सीसैट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे अप्रोच रहना चाहिए एग्जैक्ट, मतलब पेपर में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पे हमारा कैसे अप्रोच होना चाहिए पेपर को सॉल्व करते टाइम पे, तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत हो जाता है। और ये हमें जब हम टेस्ट सॉल्व करते हैं तब भी ये सब चीज़ें, जब जो भी अभी मैं बताऊंगी वो आपको अप्लाई करनी है। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि आपको स्टडी करने की ज़रूरत है पहले, फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए पहले हम मैथ वाला सिलेबस देखते हैं कि जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसको हम देखेंगे पहले मैथ वाले को। मैथ में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आते रहेंगे, कोई इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी यूपीएससी। फिर हमें मैथ में ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, फिर रेशो प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, एवरेज पता होना चाहिए। अगर ये तीनों आपको आते हैं ना, तो आप कैसा भी क्वेश्चंस हो मैथ का आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। फिर एचसीएफ आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, कैसे निकालते हैं इसको ये भी आना चाहिए आपको। तो ये मैं जस्ट इम्पॉर्टेंट वाले यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखे हैं। बाकी तो आप अगर आपके पास टाइम है या आप कर सकते हो तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट तो। फिर कैलेंडर्स, एज प्रॉब्लम्स, क्लॉक्स, मतलब जो घड़ी की जो प्रॉब्लम्स आती है मैथ में, मतलब क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर, वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। बट ये ना ये रीजनिंग में भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक कैलेंडर्स एंड एज प्रॉब्लम्स वाली जो है ये रीजनिंग में भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। बट मैंने ये नीचे क्यों रखे, ताकि पता चले किसी को प्रैक्टिस के लिए दिक्कत आ रही है या कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे या क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम दे सको तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बट हाँ, आपको ये परसेंटेज, रेशियो, एवरेज तो आना ही आना चाहिए, और एज प्रॉब्लम्स, कैलेंडर्स वाले प्रॉब्लम्स ये भी आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया मैथ वाला सिलेबस। यहाँ पे ये मैंने इम्पॉर्टेंट वाले ही टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इसी को भी अच्छे से कर लो तो भी चलेगा।
और बिल्कुल स्किप नहीं करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है, मैथ में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता और कुछ भी नहीं आएगा बिना प्रैक्टिस के। तो इसीलिए मैथ इम्पोर्टेंट बन जाता है। धीरे धीरे टाइम दीजिए खुद को भी और मैथ को भी। धीरे धीरे सीखिए, चीज़ें अच्छे से सीखिए, गड़बड़ मत कीजिए, मतलब जल्दी मत कीजिए। तो आपका मैथ आपको हार्ड कभी नहीं लगेगा। मैथ एक्चुअली है ही नहीं टफ। लोगों ने उसको बस बोला है कि हाँ टफ है, टफ है, टफ है, तो हमारे दिमाग में वही बैठ गया है कि टफ है मैथ। बट मैथ टफ नहीं है। तो मैथ को भी करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा ही होगा 2023 का सीसैट का पेपर, जो कि किसी को भी हैरान कर देगा। तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से नहीं निकलेगा सीसैट, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से और रीजनिंग से नहीं होगा। तो इसीलिए जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो उसका हो सकता है निकल जाए। बट देखो, कॉम्प्रिहेंशन में हम बता नहीं सकते कि कितने क्वेश्चन सही आएंगे और कितने क्वेश्चंस गलत होंगे। तो इसीलिए मैथ भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो 50-50 ही रखना है हमें। ठीक है, देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ कहाँ पे होती है। कॉम्प्रिहेंशन में पहले तो हमें पैसेज समझ में आना चाहिए, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी है कि रीडिंग स्पीड भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। इतने लंबे लंबे पैसेज होते हैं और 2 घंटे में हमें मैथ वाले भी और पैसेज वाले भी क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो इसीलिए हमारी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपने दोस्तों का देखा है कि बेचारे ढंग से 29 क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते 2 आवर्स में, क्योंकि उनका कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते करते उनको पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। और ऐसा ये होता है एक्चुअल में, मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए कह रही हूँ कि आपकी स्पीड आपको देखनी है कि कैसी है आपकी स्पीड। या अच्छी खासी स्पीड में आप समझ सकते हो पैसेज, अगर समझ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो काम करिए उसके ऊपर, मतलब उसको अच्छी बनाइए, इम्प्रूव करिए अपनी रीडिंग स्पीड। ठीक है, ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि आपके कीवर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि लिखा है मैंने यहाँ पे, अजम्पशंस, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस और रैशनल कोरोलरी, ये वर्ड जो होते हैं इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें मीनिंग नहीं पता होता, तो देखते हैं कि हिंदी में क्या इसका मीनिंग लिखा है, वो तो उससे भी ज़्यादा टफ निकलता है, समझ में ही नहीं आता। तो इसीलिए आप पहले ही जब भी आप टेस्ट सॉल्व करते हो उस टाइम पे आपको देखने की ज़रूरत है इस कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल जो भी पैसेज है इसके बिहाइंड, मतलब इसके बिहाइंड का मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पैसेज के थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा, ये आपको ये कीवर्ड, जो ये कीवर्ड्स है इनकी मीनिंग्स अगर पता चल जाते हैं ना, तब आपको पता, मतलब समझ में आ जाता है। तो यही हमें सीखना होता है PYQ से। PYQ से हमें ये पता चलता है कि मतलब एक्चुअली यूपीएससी ने जो आंसर दे रखा है इससे रिलेट होता है या नहीं होता है, कैसे, मतलब माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चन फ्रेम करने के पीछे का, ये हमें पता चलता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, उससे हमें मतलब टाइम के अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाती है टेस्ट से। और PYQ से ये पता चलता है कि कैसे इसका, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग कैसे होता है, ये पता चलता है। हम देखेंगे, हम डेली एक पैराग्राफ, मतलब एक पैसेज सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, ताकि प्रैक्टिस होती रहे हमारी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कॉम्प्रिहेंशन में। तो सेकंड, फिर थर्ड देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग वालों में यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने ले लिए हैं, क्योंकि आपके पास इतना थोड़ा सा करो बट अच्छे से करो, उससे आपकी मतलब सीसैट क्वालिफाई होना चाहिए। कितने भी आप ना कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो, कुछ भी करो, अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, मतलब होगा ही नहीं क्लियर। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जब तक आप वीडियो देख लो या कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है तो क्लास करके आ जाओ, तब तक के लिए आपको लगेगा कि मुझे समझ में आया, मुझे समझ आया सारा, मेरा क्लियर हो जाएगा सीसैट, ऐसे लगेगा। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो तब पता चलेगा आपको कि आप कितने पानी में हो। जिसका मैथ बैकग्राउंड होता है उनका तक क्वालिफाई नहीं होता है सीसैट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको मतलब लाइटली मत लीजिए।
अच्छे से हमें इसकी तैयारी करनी है। तो रीजनिंग में देखो आजकल ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी स्टेटमेंट और अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस ऐसे देती है और उसके नीचे हमें फिर आंसर चूज़ करना पड़ता है। तो ये वाला ट्रेंड चल रहा है, तो इसके ऊपर भी आप सब ये जो मैंने दे रखे हैं ना, इसको देखना एक एक करके अच्छे से। और ये जो है सिलोजिज्म, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और डायरेक्शन, मतलब 5 किलोमीटर चल गया फिर मुड़ लिया, फिर तो वो कहाँ पे जाके पहुँचा, ये सब ये डायरेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये इजी है, बहुत इजी है, आपको आसानी से हो जाएगा। और हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं इससे भी, डायरेक्शन से। कोडिंग एंड डी कोडिंग जो ABC वाले फॉर्मेट में दे देते हैं या नंबरिंग फॉर्मेट में दे देते हैं, तो वो ये भी आसान है, तो आप इसको आसानी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं इसमें आपके। वेन डायग्राम ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी आपके मार्क्स छूटने नहीं चाहिए। ब्लड रिलेशंस ये भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके यहाँ पे अगर ये करोगे ना तो गलत नहीं होंगे आपके क्वेश्चंस, मतलब एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छी खासी होती है इन ये जो टॉपिक्स हैं इनमें। और फिर अरेंजमेंट्स वाले, क्यूब्स वाले और डाटा सफिशिएंसी वाले, ये सब आपके सामने होता है, बस आपको सॉल्व करना होता है। और इसमें एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है, तो इन टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, इनको अच्छे से करना है। ये जो टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे बताया है, जिन्होंने नहीं की है प्लीज़ करिए, इससे आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हैं। तो ये हो गया सिलेबस। अब हमने सिलेबस तो देख लिया, सारा सिलेबस देख लिया। पहले हमें पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करनी है मैथ वाली, प्रैक्टिस भी करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं। तो अब देखते हैं जब रियल पेपर में होते हैं तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपके पास नॉलेज है, आपको पता है, सब भी आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना और ये सब हमने प्रैक्टिस के साथ किया भी है। फिर वहाँ पे पेपर में एक्चुअल में जाके क्या कैसे अप्रोच होना चाहिए। देखो होते तो एक्चुअल जीएस से कम क्वेश्चंस होते हैं। जीएस में हमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और सीसैट में हमें 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी सीसैट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पैसेज होते हैं और उनको रीड करना और उनका आंसर ढूंढना, इसमें हमारा टाइम जाता है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कैसे अप्रोच रखना चाहिए एक्चुअल पेपर में। देखो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग ही बेस है, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड वैसा नहीं था मैथ वाला, तो तुम्हें मैथ से मतलब मैथ में तुम वीक हो, तो तुम्हें हमेशा पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चाहिए, रीजनिंग सॉल्व करनी चाहिए और बाद में मैथ को देखना चाहिए। एक्चुअली ये अप्रोच गलत नहीं कहूँगी मैं, सही भी है, मतलब हर किसी के अपने अपने पर डिपेंड होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैथ वाला नहीं है, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मतलब मेरा साइंस था 11th-12th में, उसके बाद भी मैंने ग्रेजुएशन साइंस वाले सब्जेक्ट में ही किया है। तो मेरा 10th के बाद कभी मैथ नहीं रहा है, तो मेरे लिए ऐसे ही लगता था कि मैथ मेरा लास्ट में ही रखूँगी, मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग ही सॉल्व करूँगी, ऐसे रखा था मैंने। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि ऐसा अप्रोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम सिर्फ एक साथ ही मतलब सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने लग जाते हैं ना, तो माइंड हमारा एग्जॉस्ट होने लग जाता है। मतलब जो कैपेसिटी होती है सोचने समझने की, वो थोड़ी धीरे 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 करके कम होने लगती है। तो इसीलिए कभी भी अपना अप्रोच रखते टाइम पे अगर आपने पैसेज वाले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या 4 क्वेश्चंस ले लो, वैसे अगर पेपर भी अगर देखोगे ना आप एक्चुअल पेपर में, इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने बनाया है कि ताकि बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो एग्जॉस्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने वैसे ही रखा है। पहले 6 क्वेश्चन वो पैसेज वाले देते हैं, फिर बीच में मैथ और रीजनिंग वाले एक साथ करके दे देते हैं, फिर देखोगे आप मैथ वाले 6 क्वेश्चन, सॉरी पैसेज वाले 6 क्वेश्चन, फिर देखोगे आप ऐसे ही है ना पेपर। अगर आप PYQ देखोगे तो आपको ये दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ही उनका पैटर्न होता है एक्चुअल यूपीएससी वालों का। तो इसीलिए हमें भी ऐसे ही करना है, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन में वो अच्छी हो। इसीलिए हमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस
पहले हमने पैसेज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर मैथ वाले, फिर रीजनिंग, मतलब जो भी रीजनिंग मैथ वो मिक्स वाले होते हैं वो सॉल्व करिए आप। बिल्कुल सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन तो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, जब तक आप करोगे तब तक टाइम ख़त्म होते आता है। फिर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ईजी और एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो ये अप्रोच मत रखिए, मतलब ऐसे अप्रोच नहीं पहले एक ही करेंगे, लास्ट में मैथ और रीजनिंग को देखेंगे, या पहले मैथ और रीजनिंग को देखेंगे फिर कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग करते करते आओगे ना, तब तक आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। तो मिक्स और मिडल पाथ अप्रोच होना चाहिए, और बिल्कुल यही अप्रोच रखिए, तभी आप सीसैट में क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि तभी कर सकते हो, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, बट ये अप्रोच सही रहेगा। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए सही रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन आपको ये डिसाइड कब करना है, जब आप टेस्ट सॉल्व करोगे। फिक्स टाइम रखो, 2 घंटे में सॉल्व करके देखो 80 क्वेश्चंस, और डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करके देखो, और आपके लिए कौन सा सुटेबल है, कौन सी में ज़्यादा, मतलब कौन सा अप्रोच मतलब प्रोडक्टिव है, ये आपको देखना है। अगर देखो, हमें क्वालिफाई करने से मतलब है, चाहे कौन सा भी अप्रोच हो, बस क्वालिफाई करना है हमें सीसैट। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि कैसे आपको करना है। टेस्ट सॉल्व करिए बिना, मतलब PYQ तो करने ही करने हैं, उससे कोई ऑप्शन नहीं है हमें। और अगर PY नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉम्प्रिहेंशन के जो आंसर्स होते हैं वो कैसे डिसाइड करती है UPSC, और कैसा उसकी मतलब माइंडसेट कैसा होता है ये नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए आपको PYQ तो करने ही करने हैं, बट टेस्ट भी एटलीस्ट आपको 7 या 8 तो टेस्ट सॉल्व ही करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आपको इतने, मतलब 10 तक तो टेस्ट आपको सॉल्व करने ही चाहिए। और टेस्ट में आप अपने अप्रोच देख सकते हो अपने हिसाब से। मैं नहीं कहूँगी कि मेरा जो अप्रोच है वही फॉलो करें आप, बिल्कुल आप अपने अप्रोच से देखिए। पहले कॉम्प्रिहेंशन करके देखिए, मैथ रीजनिंग ऐसे रखिए, या फिर कॉम्प्रिहेंशन मैथ रीजनिंग प्लस प्लस करके ऐसे भी रख सकते हो, या फिर पहले मैथ और रीजनिंग रखिए फिर कॉम्प्रिहेंशन रखिए। ऐसे बिल्कुल अपने हिसाब से करके देखिए, टेस्ट सॉल्व करते टाइम पे आपको पता चलेगा। और जो मैंने कहा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वाले जो है लोग, मतलब जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उनको मेरी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैथ को इग्नोर मत करिए, मैथ से डरिए मत, बिल्कुल डरना नहीं है। हम ऐसे सोचिए कि हम अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं और हमें सीखना है, ऐसा माइंडसेट रख के आप सीखिए, आप बिल्कुल सीख जाओगे। कोई मतलब इतना हार्ड एंड डिफ़िकल्ट नहीं है मैथ, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कंसंट्रेशन बना रहता है मैथ में। इसीलिए मैथ को अच्छे से करिए। जितने भी टॉपिक दिए, ज़्यादा नहीं हो सकता है तो बल्कि नंबर सिस्टम वाला, रेशियो वाला, परसेंटेज वाला, एवरेज वाला, कैलेंडर, एज प्रॉब्लम्स, जो क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स है वो तो आपको आने ही आने चाहिए। बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। हमारा मैथ बैकग्राउंड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए क्वालिफाई ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या हम इसको कर ही नहीं पा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, कभी भी हम सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन LKG UKG वालों का जो होता है वहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम मैथ को। तो ऐसा हमारा माइंडसेट हमें रखना है, और टाइम अच्छा खासा देना है मैथ के लिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, या स्किप नहीं करना है, या पोस्टपोन नहीं करना है। मेरा ऐसा होता था, मेरा जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था उस टाइम पे, कि मैं सोचती थी कि एक ही दिन करूँगी, कल से करूँगी, परसों से करूँगी, ऐसे करते करते कभी टाइम ही नहीं आता था। और जब 1 मंथ बचता था प्रीलिम्स के लिए, तब जाके मेरे ऊपर इतना प्रेशर आता था कि मतलब ऐसे लगता था कि अब मुझसे होगा ही नहीं, और वो रियलिटी बनती थी आगे जाके। मतलब जो मैंने 1 मंथ पहले सोचा था वही रियलिटी बनती थी, क्योंकि मेरा जो मतलब मैं जो पोस्टपोन करती थी चीज़ें, उसी का रिजल्ट भी वैसा ही निकलता था। तो आप जैसे करोगे वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। और आप जो लोग हैं जिनके भी 2-3 अटेम्प्ट हो रखे हैं, उनको तो ये रियलाइज़ भी होगा, फिर भी वो वही सेम मिस्टेक करेंगे। तो बिल्कुल
ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है हमें, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है सीसैट को। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी इतनी सी गुजारिश है आप लोगों को कि प्लीज़ ध्यान दीजिए सीसैट के ऊपर। बिल्कुल डरिए मत, हो जाएगा आपका। अगर आप अच्छे खासा टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो बिल्कुल होगा और 100% आप क्वालिफाई हो जाओगे सीसैट में। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।